जी सर, आप शुरू कर सकते हैं। जी। जी सर। इस वक्त हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? कुछ हैं, 2 4 10 लोग जुड़े हैं हम लोग के साथ। जी सर, 30 प्लस लोग हमारे साथ हैं, तकरीबन 40 होने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, राइट, राइट। बहुत अच्छा है, सब लोग जुड़ जाएं तो काम की जो बातें हों थोड़ा अच्छे से हो जाएं। क्योंकि ये एक जॉब नहीं है, ये एक तरह से कहा जाए कि डिजर्विंग जॉब है। और आप मेडिकल ऑफिसर होने जा रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे आप, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो सिलेबस है उसी सिलेबस पर डिसीजन है मेरा। और ख़ास तौर से मेरा जो डिसीजन होगा वो जनरल स्टडीज़ के ऊपर है, जो आपका 30 क्वेश्चन एक तरह से कहा जाए, जो आपको ऐसा मार्क दिलाएगा जिससे आप ना पार हो जाएं। और उस पर हम लोगों का डिसीजन है। तो सब लोग हम लोगों के साथ जुड़ें और हम लोग जो है अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारा डिस्कशन का जो बेस है वो ये है कि आखिर एग्ज़ाम तो आपका मेडिकल ऑफिसर का है। और जाहिर सी बात है कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कर रही है। जैसा कि मुझे जानकारी है, और सर ने भी जानकारी दी है मुझे, माँ साहब ने, कि एग्ज़ाम होना है दिसंबर के महीने में। कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे आज 9 बजे का क्लास लेना हो, तो मुझे इसके लिए तैयारी तो 8 बजे से करनी पड़ेगी ना। मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम दिसंबर में ज़रूर है, लेकिन आज से ही अगर हम अपनी तैयारी करेंगे तब जा कर के हम वो टाइम में अपने आप को कंप्लीट कर सकेंगे। क्योंकि लड़ाई में सिर्फ हम ही तो हैं नहीं, लड़ाई में तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। और उन सारे लोगों से जब हमें लड़ना है तो हमें पहले तो स्टेट में अपने आप को नंबर 1 बनाना होगा। और नंबर 1 बनने के लिए हमें हर वो विंग पर काम करना होगा जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब आपका जो एग्ज़ाम है, उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो उस एग्ज़ाम में कुल क्वेश्चन आने हैं 150। मैं सही बोल रहा हूँ? आई एम राइट? और कोर जो सब्जेक्ट आपका है, जैसे आपने जो अपने मेडिकल साइंस में जो चीज़ों की पढ़ाई की है, उनको अगर देखा जाए तो 120 क्वेश्चन, यानी कि जो मेन क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन, इट्स अ कम्स फ्रॉम द कोर सब्जेक्ट, एंड रेस्ट पार्ट कवर्ड बाय द जनरल स्टडीज, जिसको हम लोग आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इजी कर दूं मैं आपको, कि इसको कहा जाता है जीके। ठीक है? यानी जनरल स्टडीज का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसको कहा जाता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज ये कहता है कि आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको सिर्फ अपडेट रहना है, यानी कि आपको आंसर पर आना है, सीधे सीधे आपको बताना है कि इसका ये सही होगा। ये बात ये क्लियर करती है कि हम अपने आप से, अपनी सोसाइटी से, अपने स्टेट से, अपने कंट्री से, अपने इंटरनेशनल रिलेशन से, अपने इन्वायरमेंट से कितने ज्यादा क्लोज हैं, या हम उसके लिए अटेंटिव हैं कि नहीं हैं, हम में अवेयरनेस है कि नहीं है। यानी आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, ये एक कंफर्म है कि आपने पढ़ाई की है। और जाहिर सी बात है कि हर बच्चा यही चाहता है कि आने वाले टाइम में, हमने फ्यूचर में हम एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हों। अब जब आप गवर्नमेंट के साथ जुड़ते हैं तो एक साल्ट यूपीपीएससी का कमीशन के एग्जाम के साथ ये होता है कि चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लें, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम लें, वो उसके साथ 30 क्वेश्चन लगा देते हैं जनरल स्टडीज का, यानी कि जीके का, कि देखा जाए कि ये बच्चा सिर्फ टाइप्ड तो नहीं है, ये सिर्फ जो है सिर्फ सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बारे में ही जानता है, कि इसको दुनिया की भी कुछ जानकारी है। अब इसी रेफरेंस में ये बात हमें पहले क्लियर करनी चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए, कि हमारे वो जो 30 क्वेश्चन हैं, मैं इस दावे के साथ आपको कह रहा हूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि वो 30 क्वेश्चन में आपका कम से कम
28 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए, तब तो अपने लोगों का आपसे जुड़ने का कोई फायदा है। अदरवाइज कोई अपने से भी पढ़ेगा ना, तो वो नियर टू 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कर ही ले जाएगा, कितना भी अगर खराब स्टूडेंट होगा तो भी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो एक एक नंबर की मेरिट को कवर करना है। तो अगर हमने 20+ कर लिया अपने जनरल स्टडीज को, तो आप ये जानिए कि आप मेरिट में आकर के तुरंत खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं जहां तक कि जिन लोगों ने भी इस विंग की तैयारी की है, जैसे मेडिकल साइंस की तैयारी की है, वो लोग सही सही में इस वाली फील्ड में जीरो होते हैं। उनको बहुत ज्यादा इसकी जानकारी नहीं होती, या जानकारी होती है तो उनको ये नहीं पता होता है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, या हम अवेयर किस तरह से हों। वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो मैगजीन पढ़ते हैं, लेकिन उनको 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 ये पूरा डेप्थ नॉलेज नहीं हो पाता कि हमको सही में क्वेश्चन आएगा कहाँ से, यानी हमें किस लेवल की स्टडी करनी है। तो इसी पे हम लोगों को आज चर्चा करनी है। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा हिंट करें कि आगे बढ़ा जाए चीजों को लेकर के। और मेन इस जनरल स्टडीज के मेन टॉपिक पर कोर मतलब कोर सब्जेक्ट तो आपका जो है, आपके सर लोग आपका क्लास ले रहे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, आप उसे पढ़ते रहिए। लेकिन जनरल स्टडीज के हिस्से पर हमारा आपका डिस्कशन होना चाहिए। तो क्या मैं इसमें चीज़ों को कंटिन्यू करूं कि किस तरह से हमें जनरल स्टडीज पढ़ना है? जी जी सर। जी 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 जी, ठीक है। देखिए, जैसे मान लेते हैं आप लोग बैठे हैं, हम पहले जनरल स्टडीज के साल्ट पर आने से पहले चलिए हम आपको एक क्वेश्चन बोलते हैं, जरा आप उस क्वेश्चन को नोट करें और मुझे कुछ जरा देखें आप अपने से आंसर उसका दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। यानी जनरल स्टडीज की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें करंट इवेंट में ये लिखा हुआ है कि खास तौर से वो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए सवाल होंगे। आप ये बात को ध्यान रखिएगा। आपका जो जनरल स्टडीज में करंट इवेंट है, उस करंट इवेंट में गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसी है, या कुछ नए वैक्सीन हैं, या कुछ नई चीजें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई हैं, क्या उस पर आप अटेंटिव हैं? तो इसके लिए क्या मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं? आप नोट करेंगे? आपके पास है कुछ चीजें लिखने के लिए? और यस सर। कॉपी लेके बैठा करें मेरे साथ। जी और सर। चलिए ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूं। कंसीडर द मैं दोनों बाइलिंगुअली करूं, या मैं इंग्लिश में करूं, या मैं हिंदी में करूं? हिंदी में लिखाऊं आपको, इंग्लिश में लिखाऊं, बताइए मुझे। आप लोग थोड़ा सा मुझे हिंट करें। सर इंग्लिश में लिखवा सर दें, फिर इंग्लिश ठीक उसको है। उर्दू उसमें हिंदी में बता दें उसको, उर्दू या ओके हिंदी में। ओके ओके ओके, ठीक है ना। तो एक एक छोटा सा क्वेश्चन आप लीजिए। कंसीडर द कंसीडर द बिलो। कंसीडर क्या लिखा आपने? कंसीडर द फॉलोइंग लिख लीजिए, या कंसीडर द बिलो लिख लीजिए। और उसमें आप नंबर 1 पे लिखिए। नंबर 1 पे लिखिए, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 आपका होगा, रिसेंटली बिरसा। समझ पा रहे हैं? BIRSA, बिरसा। 101, 101 in the news for the India's first इंडिजीनस। इंडिजीनस समझते हैं? यानी कि देसी जिसको बोलते हैं, खुद कंट्री मेड, इंडिजीनस। क्रिस्पर जीन थेरेपी। लिख लिया आपने?
CRISPR gene therapy for treat to sickle cell anemia. लिख लीजिएगा तो बोल दीजिएगा। फॉर सिकल सेल एनीमिया। ओके, जी सर। जी सर। ठीक है। अब आप स्टेटमेंट सेकंड लिखिए, 2 नंबर। इट्स आर डेवलप्ड बाई CSIR Institute of Genomics and integrative biology. सर प्लीज रिपीट कर दिए सर। सर प्लीज रिपीट कर दिए। डेवलप्ड बाई CSIR। ये आपके कोर वाले में भी काम कर जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। अगर आप लिख चुके हो तो मैं इसमें आपको फिर डिस्कस कर दूं इस पे। यस सर। इसमें कह रहा है ये कि ये 2 स्टेटमेंट हैं, आपको नीचे जब लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि इनमें से कौन कौन से सही हैं, ठीक है। 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, ये ऑप्शन आपका हो सकता है। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं कि इसको आपने पढ़ा है कहीं पर, इसकी स्टडी आपके नजर के सामने आई है बिरसा 101 के बारे में? देखिए ये बिल्कुल लेटेस्ट है, बिरसा 101, और दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंडिया में क्रिस्पर जीन थेरेपी के थ्रू सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए डेवलप किया गया एक थेरेपी है। और दूसरा, इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है CSIR। आपने आपने लिखा है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव थेरेपी। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें दुरुस्त हैं बिल्कुल। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि देखिए इस पर क्या आप अटेंटिव हैं, क्या इस तरह की चीजों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? अब आप एक चीज देखिए, जब आपको जनरल स्टडीज पढ़ना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए आप लोग साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप हमेशा इस स्टाइल में पढ़ने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप अपने बारे में स्टडी कीजिए। और आपकी अपनी स्टडी का मतलब है कि आपके जनरल स्टडीज में लिखा हुआ है साइंस के बारे में, यानी आपको जनरल साइंस की भी स्टडी करनी है। तो जनरल साइंस की स्टडी में बेसिकली आपको अपने बारे में मैंने कहा है, तो आपका ब्लड तो एकदम दुरुस्त होगा, आप डेफिनेटली RBC जानते होंगे, आप WBC जानते हैं, आप प्लेटलेट्स जानते हैं, आप लिम्फोसाइट्स जानते हैं, आप तमाम तरह की चीजें, आप न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, आप ब्रेन है, लीवर है, सो आंसो जो भी चीजें हैं आप, ये तो आपका साइंस के हिस्से से आप कर ले जाते हैं। दूसरा पार्ट आता है आपकी सोसाइटी का। देखिएगा आपके जनरल स्टडीज में लिखा हुआ है लोकल बॉडीज। क्या लिखा हुआ है? लोकल बॉडीज के बारे में। तो लोकल बॉडीज का मतलब क्या है? यानी पंचायती राज जिसको बोलते हैं। उसमें हमें थोड़ी सी समझ किसके लिए रखनी पड़ती है? पंचायती राज में जैसे लोकल बॉडी इलेक्शन में आप नाम सुनते हैं नगर निगम का, आप नाम सुनते हैं नगर पालिका का, आप नाम सुनते हैं अपने गांव के प्रधान का, आप इस तरह की चीजें देखते हैं ना लोकल बॉडी पर।
फिर आप अपने स्टेट के बारे में कह रहा है कि अब आपको अपने स्टेट के बारे में जानना है, तो आप अपने किसको पढ़ेंगे? आपकी पढ़ाई होनी चाहिए कि हमारा एरिया कितना, हमारे स्टेट का, हमारे स्टेट के साथ कौन कौन से दूसरे स्टेट जुड़े हुए हैं, क्या कोई इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, हमारे स्टेट की मिट्टी कैसी है, यानी इसकी सॉइल कैसी है, और अगर आप देखें तो हमारे स्टेट में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, गवर्नर से लेकर के लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल तक की बात करता है। देखिए, आप में पॉलिटी और गवर्नेंस बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि इसके बारे में हमको स्टडी करनी है। तो जब आप चलते हैं अपने स्टेट के बारे में स्टडी करने के लिए, तो आपको गवर्नर पढ़ना पड़ता है, आपको अपने लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल, थोड़ी थोड़ी जानकारी, आपको डेप्थ में कोई तरह की जानकारी नहीं लेनी है, यानी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी है। इसके बाद आप देखते हैं कि प्रोडक्शन मेरे स्टेट में किस चीज का है, मेरे यहाँ पर नेशनल पार्क कोई है कि नहीं है, मेरे यहाँ कोई सेंचुरी है कि नहीं है, मेरे यहाँ कोई वेटलैंड है कि नहीं। आपने स्टेट अपना स्टडी कर लिया। अब इसके बाद फिर चलते हैं आप कंट्री की तरफ। तो जब आप कंट्री में चलते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना होता है, कोई भी कंट्री बिना कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं चल सकता। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करते हैं। अब डेफिनेटली जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करते हैं तो अब आप कोई सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट तो है नहीं कि अब आप चलेंगे उसका असेसमेंट करने के लिए, लेकिन एक नॉर्मली जो अवेयर सिटीजन है इंडिया का, उसको इतना जानना चाहिए कि सिटीजनशिप क्या होती है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, रिट्स क्या होती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, या ड्यूटीज क्या होती हैं, या प्रेसिडेंट क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, कैग किसको कहा जाता है, इंटर स्टेट रिलेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीजों को पढ़ना होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजों को अपन पढ़ते जाएंगे। अब उसके बाद फिर जब कहता है कि कोई भी कंट्री बिना इकोनॉमी के नहीं चल सकता, तो उसमें देखो दिया हुआ है कि आपको थोड़ी सी इकोनॉमी की जानकारी रखनी है। तो इकोनॉमी का मतलब है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का मतलब है कि इकोनॉमिक्स नहीं, आपको अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की स्टडी करनी है। इकोनॉमी कहती है कि तुम पॉवर्टी जानो, कहता है कि तुम जो है अपनी कंट्री के शेयर मार्केट जानो, कहता है अपनी कंट्री के मॉनेटरी पॉलिसी जानो, यानी बैंक रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या है, सब छोटी छोटी चीजें, यानी जनरल अवेयरनेस की चीजें, थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको जानते हैं। फिर इसके बाद कहता है कि अगर तुम अपना कंट्री जानना चाहते हो तो अपने कंट्री की हिस्ट्री जानो। तो अपनी हिस्ट्री अगर अपन पढ़ने लगेंगे तो हिस्ट्री का तो बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको कोई खत्म ही नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट हो, उसको चाहिए कि चेंज कहां से हुआ है, जहां से चेंज हुआ है वही वही चीजों को हमको स्टडी करनी है। जैसे हमको थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री में हमको हड़प्पा के बारे में जरा सी जानकारी लेनी होती है, जो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। हमको अपनी कंट्री में चेंज हुआ, जैसे वैदिक एज में, थोड़ा सा उसकी जानकारी लेनी है। फेज चेंज हुआ तो मौर्य में, उसको लेना है। फिर उसके बाद फिर गुप्ताज आए, फिर उसको लेना है। फिर इसके बाद जो जो कहा जाता है ना कि तुर्क आए, तो उनकी स्टडी करनी। फिर मुगल आए, थोड़ा थोड़ा सा। और ये टाइम में जो मेन मेन किताबें हैं उन किताबों की स्टडी करनी है। जो कुछ बनाया गया यानी स्ट्रक्चर, उसकी थोड़ी सी स्टडी करनी है, थोड़ा सा मुगलों को। फिर उसके बाद उसमें स्पेशली दिया हुआ नेशनल मूवमेंट, और जब नेशनल मूवमेंट तुम पढ़ते हो तो तुमको 1800 यानी कि 1857 की जो जो रिवोल्ट है उसकी थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में स्टडी करनी होती है। फिर तुमको थोड़ा सा जब और आगे बढ़ोगे तो देखो कैसे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसमें एक एक एक्ट आया 1909 में, मतलब कि 1909 में एक एक्ट आता है। फिर उसी तरह से एक एक्ट आता है 1919 में। इसी के दौरान एक केस सर होता है आवाज आपकी जलियांवाला। ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा आपकी ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज में कुछ वाइब्रेशन है या कट के आ रही है? जी सर, वाइब्रेशन टाइप थोड़ा सा। अब कैसा है? जी, अब बेहतर है, अब बेहतर है। ओके 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 ओके। तो जैसे जो हम लोग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ये थोड़ा सा है, इसलिए मुझे वहां से आप लीड करते रहिएगा, जैसा भी आप फील करेंगे मुझे बताइएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जलियांवाला है, थोड़ा सा आपको, आप जब पढ़ते हैं तो वहां पर एक तुम नाम सुनते होगे आप लोग, असहयोग आंदोलन।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बाद फिर तुम गांधी को पढ़ते हो, फिर आप नॉन एलाइज मूवमेंट को पढ़ते हैं, फिर आप क्विट इंडिया मूवमेंट को पढ़ते हैं, इसके बाद आप देखते हैं कि एक क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है। आपको लंबा लंबा नहीं पढ़ना है कुछ, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि एक अवेयर सिटीजन को कैसे अपने आप को जनरल स्टडीज पर रखना होता है। फिर कहता है कि जब तुम अपनी कंट्री की हिस्ट्री पढ़ करके आए हो तो यार तुम अपनी कंट्री की ज्योग्राफी भी पढ़ो। तुम अपनी कंट्री की ज्योग्राफी नहीं जानोगे, क्या जानना है ज्योग्राफी में? अब ज्योग्राफी ऐसे कोई बच्चा अगर पढ़ने लगेगा, कोई एक डॉक्टर अगर ज्योग्राफी पढ़ने लगेगा, तब तो उसको 3 साल तो ऐसे ही एक ग्रेजुएशन के लिए चाहिए। तो वो उस तरीके से नहीं जानना है। हमें जानना ये है कि मेरे कंट्री का जो एरिया है वो क्या है, मेरे कंट्री में फॉरेस्ट कैसे, मेरे कंट्री के माउंटेन कैसे, मेरे कंट्री के रिवर कैसे, मेरी कंट्री में नेशनल पार्क कहाँ कहाँ, मेरी कंट्री के सेंचुरीज कहाँ, मेरी कंट्री में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ। इस पर क्वेश्चन आते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन। मेरे कंट्री की सॉइल कैसी, टाइप ऑफ सॉइल क्या चीज होती है, कौन सी मिट्टी में कौन सी चीज की ग्रोथ हो सकती है, ये सारी चीजों की हमें स्टडी करनी होती। तो हम क्या कहते हैं कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो कहता है कि जब इन सब चीजों को पढ़ करके आए हो तो अब तुम्हें अपनी कंट्री का थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पढ़नी होगी। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, देखो क्वेश्चन 30 ही आने हैं, लेकिन यही क्वेश्चन आपको पार करा देंगे। तो मैं आपको उस तरीके को आसान करना चाह रहा हूं। तो जब कहता है टेक्नोलॉजी के बारे में, तब तुम्हें टेक्नोलॉजी में पढ़ना पड़ता है कि बायोटेक्नोलॉजी में कुछ हुआ है क्या, स्पेस में कुछ हुआ है, कोई स्पेस में गया है, ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या है। तो आपको टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना बेटा, आपका करंट इवेंट्स में, जैसे मान लो कि उसने आपसे पूछ लिया ये शुभांशु शुक्ला कौन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने लेटेस्ट में चीजों को पढ़ा होगा तो देखा होगा, हमने उसको चीफ मिनिस्टर ने भी अवार्ड किया, वो एक एस्ट्रोनॉट है और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सफर अभी करके लौट करके आया है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल करंट का मामला है, हमारी कंट्री का मैटर है, इसलिए हमको इसको जानना जरूरी है। तो साइंस पढ़ाता है। इसके बाद कहता है कि जब तुम सब पढ़ चुके तो तुम थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी जानो अपने कंट्री का। अब रही बात इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में कैसे स्टडी करेंगे आप? तो जाहिर सी बात है, आप सब लोग पढ़ करके आए होंगे अपने पीछे से, चाहे अपने 12th में पढ़ा हो आपने, चाहे अपने बीएससी में पढ़ा हो आपने, इकोसिस्टम पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा इकोसिस्टम में बात आ जाती है कि जैसे छोटी छोटी चीजें कि प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है, डीकंपोजर क्या है, ये माइक्रो कंज्यूमर्स कौन होते हैं, ये स्कैवेंजर किसको कहा जाता है, ये बहुत सारी चीजें हैं ना इसमें आती हैं। फिर आपका कुछ पोल्यूशन का है थोड़ा सा, जैसे एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन में होता है कि जैसे एसिड रेन पूछ लिया कि एसिड रेन किसकी वजह से होती है। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि ऐसे नॉर्मली अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि रेन वाटर का पीएच वैल्यू होती है, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे क्या रेन वाटर की क्या पीएच वैल्यू होती है? सिंपल सा सवाल, एकदम एक छोटा सा सवाल आपको आ गया, मान लीजिए कि रेन वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या? कोई एग्जैक्ट स्टूडेंट, नहीं, लेस कोई? देन 7 होगा। जी जी जी। लेस देन 7 होगा सर, एग्जैक्ट डेट नहीं, नहीं वैल्यू नहीं हाँ, याद आ देखिए रही है। देखिए 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 देखिए, यही पर ये एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन पर है। देखिए जो पीएच वैल्यू है वाटर की वो 7 है, ठीक है। जी अब जैसे ही हमारा इवेपोरेशन होता है, हमारे इवेपोरेशन के साथ साथ जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के बाद ये बना देती है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड मिल जाने की वजह से जो रेन वाटर है इसकी पीएच वैल्यू हो जाती है 5.6, यानी ये हल्की यानी स्लाइट एसिडिक होती है। लेकिन ये एसिड रेन नहीं है। इसका मतलब है कि रेन वाटर कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, और उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो नियर टू 5.6 होती है, एंड इट्स ड्यू टू द कार्बोनिक एसिड। लेकिन जब एसिड रेन की बात आती है, प्योर एसिड रेन की बात आती है, तब यही पीएच वैल्यू और नीचे चली जाती है, और ये पीएच वैल्यू चली जाती है 4.5 टू 5.6 के बीच में। इट्स अ वेरिएट इन बिटवीन द 4.5 टू 5.6। और उसका रीजन क्या होता है?
अगर मैं ये डिस्कस करूं कि छोटा सा सवाल अगर आ जाए, एसिड रेन का कॉज, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, तो इट्स ड्यू टू द सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। हाँ हाँ, बताइए बताइए जी। राइट राइट, तो इसी की वजह से उसकी पीएच वैल्यू क्या हो गई, उसकी पीएच वैल्यू चेंज हो गई। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं और उसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता। अब जैसे जैसे मान लीजिए कि आपको ग्लोबल वार्मिंग पूछा और उसने ये बात को कहा कि इनमें से कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज अ ग्रीन हाउस गैस, और उसमें मान लीजिए उसने मीथेन लिख दिया, उसने मान लीजिए कि नाइट्रस ऑक्साइड लिख दिया, उसने मान लीजिए कि सीएफसी लिख दिया, और उसने मान लीजिए हाइड्रोजन लिख दिया। तो अगर हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी, ओजोन, मीथेन, सो ये सब तरह की जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैस हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो मैं डेफिनेटली हाइड्रोजन पर टिक करके निकल जाऊंगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉट अ कंसीडर एज अ ग्रीन हाउस गैस। ये छोटी सी, अब जैसे वाटर पोल्यूशन है, आप में एग्जैक्ट दिया हुआ है, वाटर पोल्यूशन के बारे में भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा पेपर उठा करके, और क्वेश्चन भी देख लीजिएगा पूरा प्रीवियस ईयर के, और साथ में अपने सिलेबस को चेक करिएगा, उसमें पूछ रहा है कि इन्वायरमेंट के बारे में भी आपसे स्टडी करने के लिए कह रहा है। तो मेरा कुल कहने का मतलब है कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की भी स्टडी हमको करनी चाहिए। अब इसके बाद ये सारी चीजों का ग्राउंड बनाने के बाद आपको करंट इवेंट पर आना है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पर आना है। तो नेशनल में जैसे मैंने अभी आपको एक करंट अफेयर के बारे में बताया, एक करंट बताया, अभी मैं एक करंट और आपसे पूछ रहा हूं, आप खुद से सीधे मुझे बताइए कि मैट्रिक्स एम क्या है। जो लोग भी, आप लोग मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, और आप बताइए मुझे कि मैट्रिक्स एम के बारे में क्या जानते हैं आप। एनीबडी, मान लीजिए कि पूछ लिया, ये एकदम करंट, मैं आपको मेडिकल और मैं आपको बता रहा हूं वाटर जी। पॉल्यूशन, मैट्रिक्स एम, आवाज अगर इसी तरह की मेरी भी जा रही है तो शायद आप लोग भी मुझे नहीं सुन पा रहे होंगे, जिस नहीं तरह सर, से उधर से आ रही है। नहीं सर, आपकी आवाज बेहतर है। अच्छा, तो मैं आप लोगों से पूछ, मैं ये कह रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आपके कोर में भी आपसे हो सकता है। आपका क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा है, मैट्रिक्स एम लेटेस्ट एंड इट्स अ WHO अप्रूव्ड मलेरियल वैक्सीन है ये मैट्रिक्स एम। अब आप लोग खुद भी डाल करके सेट कर लीजिएगा, जब पढ़ाऊंगा तो मैं उसको सारी चीजों को आपको कोट करा दूंगा। ये WHO ने इसको, ये दूसरी मलेरिया की वैक्सीन है, ये मलेरिया की वैक्सीन है मैट्रिक्स एम, ठीक है, इसको WHO ने अप्रूव किया है। देखिए ये छोटे छोटे सवाल हमको क्या करते हैं, हमको बहुत ऊपर ले जाते, इसी को बोलते करंट अफेयर, कि अभी क्या हो रहा है उसके ऊपर आपको नजर रखने की जरूरत है। लेकिन आपका करंट अफेयर शुरू होगा इसी साल का, जो आप में आएगा बिल्कुल इसी साल का आएगा। ये अलग बात है कि पेपर आपका दिसंबर में होगा, लेकिन आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो जुलाई से लेकर के, मतलब ऐसे मान करके चलिए कि अगस्त तक जो आपने करंट अफेयर पढ़े होंगे वही आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये ओवरऑल सब मिला करके क्या बनेगा, जनरल स्टडीज बनेगा, जिसको कहते हैं कि जनरल नॉलेज। अब इसको हमें प्रोसेस से इसकी स्टडी करनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो देखिए, अगर आप जल्दी में होंगे मेरे क्लास, जैसा कि मेरा डिसीजन हुआ है कि अभी मैं आप लोगों को वीकली मुलाकात हम लोग 1 घंटे के लिए करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा एग्जाम, हम लोग अपने क्लासेस को और बढ़ा देंगे। तो इसमें हम लोग कोई ना कोई एक टॉपिक लेकर के उतरेंगे, यानी किसी सब्जेक्ट का, यानी जनरल स्टडीज के किसी पार्ट का एक टॉपिक लेकर उतरेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। उसमें कुछ चीजें जो आपको, मेरा लेक्चर होगा और उस लेक्चर को आप नोट करेंगे, और पीडीएफ के थ्रू हम आपको इन सब चीजों को अवेलेबल कराएंगे, जिसको आप थोड़ा थोड़ा करके जब कभी आपको मौका मिले। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इसमें डिस्पेंसरी वाले हैं, वो अपने हॉस्पिटल में हैं, वर्किंग आवर में हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता है, लेकिन उसमें से अपना वक्त निकाल करके आप पढ़ लीजिए एक बार। आप यकीन मानिए, आपको अगर अपनी जिंदगी संवारनी है तो एक बार स्टडी करके देखिए। मैं हमेशा स्टूडेंट से क्लास के अंदर यही कहता हूं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, और डेमोक्रेटिक स्टेट में या सरकार बन जाओ या सरकारी बन जाओ, दो में से कोई एक कर लो। तो सरकार बनने का जिंदगी भर टाइम है,
कि आप इलेक्शन में उतरिए, आप लड़िए और आप रिसोर्सेस के मालिक बन जाइए, लेकिन सरकारी बनने का एक वक्त होता है और सरकारी बनने का वक्त सिर्फ 40 ईयर तक ही डिसाइड किया गया है। आप लोग, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, सरकारी सिर्फ 40 ईयर तक बन पाएंगे। एक एफर्ट कर दीजिए, सरकारी हो जाइए और उसके बाद देखिए कि कैसे आप पावर्ड हो जाते हैं। क्लास 1 तो आप है ही और आप में पावर आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लड़ाई सिर्फ अपने आप से नहीं है, आपके अगल बगल बैठे हुए लोगों के साथ आपकी पूरी लड़ाई है। और उस लड़ाई में जब आप जीत गए तो आप यकीन मानिए कि आप पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे। मैंने क्या कहा, या सरकार बन जाइए या सरकारी बन जाइए, कोई तीसरा रास्ता नहीं है भारत के अंदर जिससे कि आप अपनी हनक बना सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके बहुत पैसा है, लेकिन एक सरकारी लेटर पहुंच जाता है उनके पास, नोटिस पहुंच जाती है तो पसीना आ जाता है उनको, और वो नोटिस लिखता है एक छोटा सा बाबू, और मेडिकल रिपोर्ट तैयार करता है एक मेडिकल ऑफिसर, जिसके पीछे पीछे सारे लोग चलते हैं। एक बार अपना एफर्ट दीजिए, आप यकीन मानिए जो इमीडिएट आपको पैसे मिल रहे हैं, जो आप हॉस्पिटल ज्वाइन किए हैं, जितना दिख रहा है वो आपको, आप जिंदगी भर काम करते रहेंगे तब जाकर के वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ एक बार आप जब एंट्री कर जाते हैं तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपको सिक्योरिटी के साथ साथ आपको एक पावर भी मिलता है, और कहा जाता है कि आप एक गैस्टेड ऑफिसर हैं। और जहां पर भी आप अपने को पेश करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं एक मेडिकल ऑफिसर हूं। तो इसके लिए आपको एक एफर्ट करना होगा, और उस एफर्ट में हमारे साथ आपको जुड़ना होगा। आपको थोड़ा थोड़ा सा सबक देता रहूंगा, आपका क्लियर होता चला जाएगा, और जिस दिन आपका पेपर होगा आप 30 में से 28 क्वेश्चन करके आएंगे। ये मेरा अपना दावा है, ये मैं कह रहा हूं। इसमें इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम जो फैकल्टी हैं वो यूपीएससी की फैकल्टी हैं। हम लोग इस जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के बच्चे को जनरल स्टडीज पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपके साथ जुड़े हैं। हमारे भी अपने इमोशंस हैं और वो इमोशन आपके साथ हमारे जुड़े हैं कि आप कामयाब हो जाएं। जितने लोग जुड़े हैं इस चैनल से, यानी कि जो ऑप्टिमम क्लासेस है, ये इन्होंने भी अपना एक मिशन रखा है कि मेरे यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, तो अच्छे से अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। मुझसे आप लोगों का कोई भी तरह का सवाल हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे डिस्कस करें, जिससे कि ये क्लास डिस्कशन बेस्ड हो जाए। जब ये क्लास डिस्कशन बेस्ड होगा ना, तो आप यकीन मानिए कि आप एंजॉय करेंगे इसको। तो किसी को कुछ भी अगर पूछना है तो मुझसे आप पूछिए। मैं इसी इलाहाबाद में बैठा हूं जहां इंटरव्यू देने आपको आना होगा, और यहीं मेरी मुलाकात आप लोगों से होगी। सिलेक्शन के बाद मैं अपने सभी स्टूडेंट से मुलाकात करूंगा, और ये भी मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन होगा। यस, तो जो बच्चे मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, मैं उनको बताऊं जहां जहां उनको परेशानियां हैं। ठीक है, या जो भी प्रॉब्लम उनको आ रही कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें। ठीक है, पूछिए आप जो आपको पूछना है। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो बात करिए, कोई एकदम डरिए नहीं। और एक बात सुन लीजिए मेरी बात, सर किसी को मत देखिए। हाँ सर जी, न्यूज़पेपर बताइए। से सर न्यूज़पेपर को कंसिडर करना होगा क्या, जैसे उसको देखना पड़ेगा? बेटा मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है, हम आपके साथ हैं। जो न्यूज़पेपर का मेन एक्सट्रैक्ट होगा, आई एम गिविंग यू, मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको बताता जाऊंगा, आप खाली नोट करते जाइएगा और उतना ही पढ़िएगा। क्योंकि एक न्यूज़पेपर में एक डॉक्टर के बस की बात नहीं है कि जनरल स्टडीज को बहुत निकाल पाए वो। हम पढ़ते हैं, हम बताते हैं, हमारा डेली का क्लास होता है, हम उसमें जो आपके मतलब की चीजें होंगी वो आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तो आप बहुत परेशान ना हो, लेकिन फिर भी आप इंडियन एक्सप्रेस अगर आपको मिले तो उसको पढ़ते रहा करिए। ठीक है जी, बताइए। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? एनीबडी प्लीज। सर अस्सलाम इलाहाबाद वालेकुम। में कहाँ? जी सर हाँ हाँ, इलाहाबाद बताइए। में कौन सी कोचिंग में पढ़ाते हैं? हम तो मैं इलाहाबाद मैं में ही हैं। आप इलाहाबाद में हैं? जी। मैं फाउंडर हूं समर्पण आईएएस का। मेरा सर नाम डॉक्टर माशाल्लाह। फारूक आजमी है जी। सर आप कोई बुक इलाहाबाद में आप मुझे सर, हाँ बताइए जी।
सर कोई बुक हम लोग को ऐसे सिंपल जो पढ़ सकते हो डेली वाइज कुछ ऐसे जी 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 तो रिकमेंड हाँ कीजिए। हाँ हमारे को तो चोरी हो हम लोग हाँ ऐसा करेंगे हम लोग जब नेक्स्ट क्लास पे मिलेंगे तो हम आपको जो भी बुक आपको पढ़नी है वो हम आपको बता देंगे। वो हम आपके लिए जो बहुत इजीएस्ट फॉर्म में हो और सारी चीजें आपके लिए मिल जाएं। आपको आपको स्कॉलर नहीं बनना है, आपको इंटेलिजेंट बनना है। और इंटेलिजेंट बनने के लिए आप अपने कोच के साथ बने रहिए, जो वो बताता है उससे जाइए और किताबें जरूर से अपने पास रखिए। तो वो मैं एक स्पेसिफिक बुक जो है वो आपको नोट करा दूंगा। अगर आपको वहां मिलती है तो ठीक है, आप बताएंगे। अगर यहाँ मिलती है तो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए भेज भी सकता हूँ इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, वहां से आप लोग अपना ले सकते हैं। जी, अभी आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं? सर यूट्यूब से जो चैनल हैं उनमें थोड़ा बहुत सर नहीं, कुछ कुछ देखिए लिंकेज हैं सर जो मतलब शेयर किए गए हैं, जीके वगैरह के लिंकेज हैं जो करंट ठीक है, अफेयर के, वही सब देख रहे हैं सर। अभी अभी आप बिल्कुल करंट अफेयर के चक्कर में ना पड़ें बहुत ज्यादा। अभी आप थोड़ा सा सब्जेक्टिव नॉलेज ले लें, जैसे थोड़ी सी आवाज आपकी सर ब्रेक हो गई, आवाज आपकी ब्रेक हो गई। सर फिर से रिपीट कर दिए, आवाज नहीं आ रही सर। सर रिपीट कर दें, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। चीजें बड़ी आसान होती हैं और आप यही सर है जीके। रिपीट कर दें, आपकी आवाज आई नहीं बच्चों को। आई, अब आई जी सर अब आ आई रही है। जी सर अब आ मैं रही कह है। रहा हूं कि मान लीजिए उसने क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने कहा कि सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज पहले कर लिया जाए और उसके बाद करंट इवेंट को जैसे आप जब चलेगा जून में ना, मई जून में, तब जो आप करंट अफेयर पढ़ेंगे वो आपके काम का होगा। अभी जो होगा वो आपके लिए जंक होगा, आप यकीन मानिए वो कचरा होगा। मैं यहाँ पे बैठा हूं, आप इस चीज के लिए बिल्कुल भरोसे पे रहिए कि अब आपका जनरल स्टडीज में कोई क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला है। जैसे मेरा अपना मानना है कि पढ़ने से नहीं होता है, मेरा अपना मानना है समझ के पढ़ने से होता है। तो समझ करके पढ़ा जाए, आप यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छा करेंगे। तो इसलिए बहुत जल्दबाजी ना करिएगा, जैसे जैसे बताता जाऊंगा उस तरीके से आप अपनी जनरल स्टडीज की तैयारी कीजिएगा। बाकी अपने कोर सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जो आपका कोर सब्जेक्ट जो 120 क्वेश्चन को कवर करता है, इसके लिए तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ पूछिए। जी जी। सर इंटर कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको ठीक से पढ़ा जाए तो कवर हो जाए सर ठीक से? किस में? जनरल स्टडीज में? इंटरनेशनल जो हेलो। कंट्रीज के बारे में कभी कभी आता सर, कहाँ पे किस के कहाँ के राष्ट्रपति क्या है, ये सर कब कहाँ क्या हुआ, तो या उस किसी का उस भौगोलिक स्थिति के बारे में आता है सर जी। हाँ जस्ट मिनट प्लीज। मैं आपको आपको मैं पूरी लिस्ट भेज दूंगा। और मैं कुछ ऐसी समिट्स होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे एक समिट हुई है अभी COP30 के नाम से, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की इन्वायरमेंट में। अभी ये बेलम जो है ब्राजील में हुआ, ठीक। अब ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर होता है। तो इस तरह की चीजें हमने कहा ना कि आप प्रोसेस से आना। अब बहुत सीधी सी बात बता दूं मैं आपको, आप खाना लेकर के बैठते हैं ना, पूरा खाना लेकर के बैठते हैं, लेकिन आप एक साथ नहीं खा सकते उसको। लेकिन धीरे धीरे जब आप खाते हैं तो पूरा खाना खा लेते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए एक साथ खा लेंगे आप, तो आप एक साथ नहीं खा सकते। इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ अपना काम भी करते रहिए, अपना हॉस्पिटल देखते रहिए, आप पढ़ाई करते रहिए, कोर स्टडीज करते रहिए। जनरल स्टडीज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आखिरी दिन जब आप पेपर देने जाएंगे तब आप अपने देखिएगा कि मेरा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसलिए पेशेंस रखने की जरूरत है। एकाएक आप कोई भी हर चीज आप ना लेने की कोशिश करें, ग्रेजुअली आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। यानी कि थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट का नॉलेज लेते हुए और करंट इवेंट पर आकर के आपसे उस पर डिस्कशन होता रहेगा। तो इसलिए आप उसके लिए बहुत परेशान ना हो। जी पूछिए, और भी अगर कुछ पूछना है तो बताइए। सर एक चीज के लिए गाइड कर क्लासेस दीजिए। जूम पर ही? आप गूगल जैसा मीट पे सर की क्लासेस गूगल मीट पे होंगी। जी डॉक्टर मरियम प्लीज अपनी वीडियो को ऑफ कर लें आप। डॉक्टर मरियम सर हम लोग को एक चीज के लिए गाइड कर दे कि कोई चीज जैसे एक बार पढ़ रहे हैं तो याद तो वैसे लगता है याद है, लेकिन वो सर बार बार कोई चीज रहे हमारे जहन में, तो आप थोड़ा सा हमें थोड़ा सा
आप गाइड करने में कर रहे हैं। आप एक डॉक्टर हैं और आप इसे बहुत अच्छे तरह से समझते हैं कि इंसान की जो मेमोरी होती है वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है और उसको बार बार किसी चीज को रिपीट करना होता है। जब हम लेकिन किसी चीज आप को बताएंगे तो हमें थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से वो मतलब जी होगा, बस इसलिए। हाँ 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 नहीं तो मैंने कहा ना रिसाइट करना पड़ेगा, मुझे बार बार पढ़ना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि हम एक बार दो बार पढ़ने के बाद उसको स्टोर नहीं कर पाते। ये बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि सर पढ़ते हैं भूल जाता है, लेकिन वो भूलता नहीं है, वो हमारी मेमोरी ही ऐसी है, इसलिए हमें किसी चीज को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो हमें रुकेगा, ठहर पाएगा। एक बार दो बार पढ़ने से हमारे जहन में वो चीजें नहीं बैठती, तो अब बैठेंगी कैसे? तो बैठने के लिए उसको इंजॉइंग बनाना पड़ेगा, तो यानी उसको उसमें मस्ती लानी पड़ेगी, और तब जाकर के आपका जो जनरल स्टडीज का पार्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो काम कौन करेगा? कोच करेगा, जिसने उसको हजारों बार पढ़ने के बाद आपके सामने रखा है और ऐसे एग्जाम्पल के साथ रखा है कि आपको इमीडिएट चीजें ट्रैक कर जाती हैं और आसानी से ग्रास्प कर लेते हैं आप। यही एक आसान रास्ता, सबसे आसान रास्ता है कि किसी की बोली हुई बात, एक्सपीरियंस आदमी की बात सुनिए, जितनी बार सुनेंगे और वो आराम के साथ आपके दिमाग में समा जाएगी। आप अपने से पढ़ते रहेंगे, आप यकीन जानिए फिर भूलते रहेंगे आप, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इससे हम जी लोग सर, हमेशा रूबरू जजाकल्ला। रहते हैं। जी 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 सर, लास्ट जजाकल्ला। लास्ट 5 मिनट लेफ्ट, जिसके भी क्वेश्चन हो वो अपने क्वेश्चन करके, लास्ट 5 मिनट लेफ्ट। जी सर पूछिए क्लासेस जरूर। आपकी जूम पर या और कोई सर और कोई चैनल पे रहेगा सर? गूगल मीट पे होंगी सर की क्लासेस, जो होंगी क्लासेस के लिए गूगल परेशान मीट ना पे हो, होंगी। ऑप्टिमम क्लासेस वाले जिस तरीके से करा रहे हैं उसी तरीके से होगी। बिल्कुल बिल्कुल, राइट 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 राइट, जैसे चाहेंगे। देखिए हम लोगों के सब बाहर क्लास होते हैं, हम लोग जहां रहेंगे वहीं से आपका क्लास ले लेंगे। यस, सर मैं वहीं थोड़ा से आपका देर में क्लास ले अपियर हुआ, थोड़ी देर से जी अपियर हुए जी सर जी आप ऑप्टिमम क्लासेस के ऑफिशियल पे आप कांटेक्ट कर लें, आपकी जो भी क्वेरी राइट। होंगी वो अलग से बता दी जाएंगी, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है सर का और सबको जवाब देना है। अगर आपके क्वेश्चंस कुछ हैं जो आप नहीं जान पाए हैं तो आप हमसे सेपरेट पूछ लें, सारी चीजें आपको 1 to 1 आपको बता दी जाएंगी इंशाल्लाह। इस वक्त बस जनरल स्टडीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सर से आप कर सकते हैं। यस यस। किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो आप अपने क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज हम आज की मीटिंग का इख्तिताम नहीं, करते क्लियर हैं। है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। बस आपका गाइडेंस चाहिए सर, धीरे धीरे हम लोग इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, आई इंशाल्लाह। आल्सो विद यू, और मैं आपके साथ हूं। आप और ये अपना जो ऑप्टिमम क्लासेस है, इस क्लास के साथ में जुड़ा हुआ हूं और मैं आपके बीच में इनके चैनल के थ्रू आपके बीच में आता रहूंगा, और आपको जो कुछ भी गाइड है वो मैंने कहा ना, आप पेशेंस रखिएगा मेरे साथ बस। और आप अगर पेशेंस रखते हैं तो इंशाल्लाह आपको इस बार प्रयागराज में यूपी पीएससी के आकर के बोर्ड में आपको इंटरव्यू दे नहीं दे रहा है, ये मेरा आपसे वादा है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जी जी, ठीक है। इसी के साथ तो हम लोग जजाकल्ला सर, जी बहुत मूव बहुत करते हैं जजाकल्ला, और फिर अगली मुलाकात होगी इंशाल्लाह, बहुत ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज। आखिर में सर मैं डॉक्टर जियाउर रहमान साहब से गुजारिश जी करूंगा कि सर का शुक्रिया अदा करें और उनका तारुफ बच्चों के दरमियान कराएं। डॉक्टर जियाउर जी रहमान साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक आजमी सर। हम समझ सकते हैं कि मैं खुद जो है इलाहाबाद में 2 साल रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा है इनका एंगेजमेंट कितना ज़्यादा है और इनका वक्त बहुत ही कीमती है। अगर ये हमें वक्त दे रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही हमारे समझ लीजिए बहुत ही अच्छे नसीब की बात है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अब मैं सर का थोड़ा सा तारुफ कराना चाहता हूँ कि सर he is the PhD in the zoology from Allahabad University. He is the director of the IS Samarpan Academy Prayagraj, a renowned coaching institution that has produced numerous PCS officers and give the selections in competitive examinations for Public Service Commission. On the behalf of all aspirants and the academy, I once again express our sincere appreciation for such contribution. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और इंशाल्लाह हम थैंक यू फिर थैंक यू। आपसे फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे।